वालेकुम बेटा, वेलकम टू द लेक्चर। बच्चे, आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज़ कि हमारे पास सीक्वेंसेस क्या होती हैं और सीरीज़ क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीक्वेंस को डिस्कस करते हैं। सीक्वेंस की अगर मैं एक रफ सी डेफिनेशन लूँ तो सीक्वेंस की रफ सी डेफिनेशन ये बनती है, वो कहता है कि अगर आपके पास कुछ नंबर्स पड़े हैं ना, आप उन नंबर को एक लिस्ट की फॉर्म में लिख देते हैं, तो वो जो ओवरऑल लिस्ट होगी, दिस लिस्ट इज बेसिकली कॉल्ड द सीक्वेंस। मतलब कि आप कह सकते हैं कि आपके पास 10 नंबर पड़े हैं, 10 नंबर को आप एक लिस्ट की फॉर्म में लिख देते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे पास नंबर्स पड़े थे, फॉर एग्जांपल कुछ नंबर्स थे, फॉर एग्जांपल लेट्स सी 2, 6, 12, 15, -6, इस तरह कुछ नंबर्स पड़े थे। इन नंबर्स को अगर मैंने लेट्स सपोज क्या कर दिया, मैंने एक लिस्ट की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास लिस्ट बनेगी, दिस ओवरऑल एक्सप्रेशन इज बेसिकली कॉल्ड द सीक्वेंस, ठीक है। तो सीक्वेंस की अगर मैं रफ सी डेफिनेशन हमारे पास ये बनी कि हमारे पास अगर कुछ नंबर्स पड़े हैं, उन नंबर्स को एक लिस्ट की फॉर्म में लिख दिया जाए, देन दिस लिस्ट इज बेसिकली कॉल्ड द सीक्वेंस। अब इसकी प्रॉपर वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि सीक्वेंस क्या होती है। वो कहता है सीक्वेंस इज आल्सो कॉल्ड प्रोग्रेशन, के सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। आर यूज टू रिप्रेजेंट ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ अ नंबर। बेसिकली यहाँ पे भी वो यही बता रहा है। वो कहता है कि आपके पास उन नंबर्स को एक ऑर्डर्ड लिस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को हम सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी एग्जाम्पल पे आता हूँ। आपके पास कुछ नंबर्स पड़े थे, फॉर एग्जांपल 1, नेक्स्ट नंबर है 3, नेक्स्ट नंबर आ जाता है 5, नेक्स्ट नंबर आ जाता है फॉर एग्जांपल 9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो आपके पास एक लिस्ट ही आ रही है, दिस लिस्ट इज बेसिकली कॉल्ड अ सीक्वेंस। सिमिलरली एक और डेफिनेशन पे जाते हैं, एक और एग्जांपल पे जाते हैं। मैं कहता हूँ हमारे पास कुछ नंबर्स पड़े थे, फॉर एग्जांपल 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। अब ये भी आपके पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, इसको भी हम सीक्वेंस कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ना, ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस 1 से स्टार्ट हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीक्वेंस ऐसी भी हो सकती है, थर्ड पे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि वो सीक्वेंस हमारे पास स्टार्ट हो रही है 5, 2, -1, -4, -7 एंड सो ऑन, ठीक है। अब जाके आप देखें, आपके पास एक लिस्ट है जो 5 से स्टार्ट हो रही है, ये भी आपके पास नंबर्स की लिस्ट है, देन दिस इज आल्सो कॉल्ड अ सीक्वेंस। ये भी आपके पास एक सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है, ठीक है। तो ओवरऑल हमने डेफिनेशन अभी तक ये देखी कि अगर आपके पास कुछ नंबर्स पड़े हैं, उन नंबर्स को आप ऑर्डर्ड लिस्ट की फॉर्म में लिख देते हैं, देन दिस लिस्ट इज बेसिकली कॉल्ड अ सीक्वेंस। थोड़ा सा नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट में वो कहता है कि nth टर्म क्या होती है किसी भी सीक्वेंस की, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे बेसिकली वो बात करता है, वो कहता है कि इफ़, अगर मैं इसको प्रॉपर से एक डेफिनेशन पे जाऊँ, वो कहता है इफ़ वी आर एबल टू, यहाँ पे फाइंड है, ठीक है। बेसिकली ये फाइंड वर्ड है, आई डोंट नो इसने एफ क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, एफ मीटिंग हो गया है। वो कहता है कि इफ़ वी वांट टू एबल टू फाइंड, इफ़ वी आर एबल टू फाइंड अ पैटर्न फ्रॉम द गिवन इनिशियल टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। मतलब कि वो कहता है आपके पास जो नंबर्स पड़े हैं, आप उन नंबर्स में कोई पैटर्न ढूंढ लें, ठीक है। पैटर्न मीन्स कि आपको पता हो, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं कहता हूँ ना कि मैं पास नंबर लिख देता हूँ, मेरे पास पहला नंबर था 2, ठीक है। इसमें मैंने अगला नंबर 4 आ गया, अगला नंबर 6 आ गया, अगला नंबर फॉर एग्जांपल मेरे पास 8 आ गया। अब देखिए कि इनमें मेरे पास पैटर्न है। पैटर्न किस तरह से है, 2 में मैं 2 ऐड करूँगा 4 आ जाएगा, 4 में 2 ऐड करूँगा 6 आ जाएगा, 6 में 2 ऐड करूँगा 8 आ जाएगा। तो मेरे पास एक नंबर्स जो पड़े हैं उनमें एक पैटर्न है। वो कहता है इसी तरह से अगर आप पैटर्न ढूंढ लेते हैं अपने जो आपके पास नंबर्स गिवन है, उन नंबर्स में जो इनिशियल नंबर्स हैं, इनिशियल नंबर मीन्स कि 2, 4, 6 और 8, मतलब कि जो भी जितने भी नंबर आपके पास इनिशियल में गिवन है, स्टार्ट में जितने भी नंबर्स गिवन है, वो कहता है अगर आप उनके दरमियान कोई पैटर्न ढूंढ लेते हैं, ये पैटर्न हमने खुद से तलाश करना है, ठीक है। तो वो कहता है कि उस पैटर्न को यूज़ करते हुए देन वी कैन डिड्यूस अ रूल और फार्मूला फॉर द टर्म ऑफ सीक्वेंस। वो कहता है कि हम उस रूल या फार्मूले को यूज़ करते हुए, ठीक है, तो हम इस पैटर्न को यूज़ करते हुए एक फार्मूला डेवलप कर सकते हैं। वो फार्मूला बेसिकली क्या होगा, उस फार्मूले को मैं AN से डिनोट करूँगा, ठीक है। अब बेसिकली बात को थोड़ा सा मैं समराइज़ करता हूँ। वो कहता है कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस के इनिशियल नंबर्स गिवन हैं और आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ फार्मूला को यूज़ करते हुए, थोड़ा सा माइंड यूज़ करते हुए, अगर उन नंबर्स के दरमियान कोई पैटर्न फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वो कहता है उस पैटर्न को यूज़ करते हुए
हम क्या कर सकते हैं, हम एक फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं उस सीक्वेंस की टर्म्स के लिए, ठीक है। मतलब कि मैं एक फार्मूला ड्राइव कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा रेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब जिसी तरह हमारे पास है, हमारे पास ए एन आ गया ना, ठीक है, तो वो उस फार्मूले को मैं ए एन से डिनोट करूँगा। यहाँ पे बताने की और बात ये है कि मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है ना, इसको मैं ए वन से डिनोट करूँगा। जो सेकंड टर्म होगी इसको मैं A2 से डिनोट करूंगा। सिमिलरली थर्ड टर्म्स को हम A3 से डिनोट करेंगे, और जो हमारे पास फोर्थ टर्म आएगी इसको हम A4 से डिनोट करेंगे। इस तरह 5 को A5 से, या जिस तरह हमारे पास जितनी भी टर्म्स होंगी हम उसको उतने A1 या A2 A3 या A4 से डिनोट कर देंगे, ओके। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास इसी तरह मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक nth टर्म आ जाती है, मतलब आज मेरे पास एक सीक्वेंस की nth टर्म हम किसी तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी तक हमने ये नहीं देखा किस तरह फाइंड आउट करनी है। हम अभी तक 1 मिनट के लिए सपोज करें कि हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन थी, हमने उस सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड आउट कर ली, मतलब कि हमें उसकी इनिशियल टर्म्स के दरमियान पैटर्न मिल गया, हमने उस पैटर्न को यूज़ करते हुए इसकी nth टर्म फाइंड आउट कर ली। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सीक्वेंस आई, उसकी nth टर्म थी an इज इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 2 पावर n प्लस 5। अब आपके पास एक सीक्वेंस आ गई है, ठीक है ना, उसकी nth टर्म आ गई। अब आपसे कहा जाता है कि ये बताएं जिसकी nth टर्म ये है उसकी सीक्वेंस की टर्म्स क्या होंगी। तो हमारे पास जो a1 होगा, ओके, सो बेसिकली अगर आपके पास एक सीक्वेंस की nth टर्म आ जाती है an इज इक्वल्स टू 2n प्लस 5, 2 पावर n प्लस 5, और हमसे कहा जाता है कि इस सीक्वेंस की आप बाकी टर्म्स फाइंड आउट करें। nth टर्म से आप कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है ना, उसको मैं a1 से डिनोट करूँगा, ठीक है। और उसके लिए मैं क्या करूँगा बच्चे, n की जगह हम 1 प्लग इन कर देंगे। तो जब मैं n की जगह 1 प्लग इन करूँगा मेरे पास सीक्वेंस बनेगी 2 पावर 1 प्लस 5, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आ जाती है सेकंड टर्म फाइंड आउट करता है, वो कहता है कि A2 क्या होगी। सो A2 विड बी कि आप n की जगह 2 प्लग इन कर देंगे, सीक्वेंस बनेगी 2 पावर 2 प्लस 5, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सॉल्व आउट कर लेता हूँ। हमारे पास बनेगा 2 प्लस 5 इज़ बेसिकली 7। इसका मतलब है फर्स्ट टर्म बनेगी 7, और सिमिलरली जो हमारे पास नेक्स्ट बनेगी 2 पावर 2 इज़ 4, 4 प्लस 5 इज़ 9, ठीक है। सिमिलरली वो कहता है कि आप क्या करें, आप थर्ड टर्म फाइंड आउट करें। थर्ड टर्म हमारे पास आ जाएगी 2 पावर 3 प्लस 5, सो यू कैन से दैट दिस इज इक्वल्स टू 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 plus 5, and here we get it, this is equals to 13। इट मीन्स कि हमारे पास जैसे हम थर्ड टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी तरह आपसे कहा जाता है कि इसकी सेवन्थ टर्म फाइंड आउट करें। आप A7 लिखेंगे, n की जगह 7 प्लग इन करेंगे, और दैट्स इट। इसका जो भी इसका सोल्यूशन आएगा उसका आंसर लिख देंगे। इस तरह आप 100th टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास nth टर्म गिवन है तो nth टर्म को यूज़ करते हुए आप कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सीक्वेंस को पढ़ने का मकसद क्या है? बेसिकली बच्चे जो सीक्वेंसेस होती हैं ना, ये हमें प्रेडिक्ट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डेटा है ना, जैसे कि लेट्स सपोज आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपके पास कोई भी सोशल प्रॉब्लम आ जाती है, आपके पास उस सोशल प्रॉब्लम का डेटा है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि किसी भी कंट्री का जो लिटरेसी रेट है ना, वो इस हिसाब से बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं, ठीक है, उसका जो फर्स्ट में लिटरेसी रेट था वो 2% था, फिर वो आपके पास 4% आ गया, फिर 6% आ गया, फिर आपके पास 8% आ गया। A1 का मतलब है कि पहले ईयर में कितना लिटरेसी रेट था, A2 का मतलब है सेकंड ईयर में कितना लिटरेसी रेट था, A3 का मतलब है थर्ड ईयर में कितना लिटरेसी रेट था, सिमिलरली A4 का मतलब है कि आपके पास फोर्थ ईयर में कितना लिटरेसी रेट है। अब आपने क्या करना है, अपने लिटरेसी रेट को देखते हुए आपने कोई मतलब कि सोशल रिफॉर्म्स लेके आनी है। आपने देखना है आपकी जो सोशल रिफॉर्म्स है, आपने 10 साल के बाद आपकी सोशल रिफॉर्म्स आएंगी, तो बेसिकली आपने देखना है कि 10 साल के बाद इस मुल्क में जो लिटरेसी रेट होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास पहली 4 सीक्वेंस, मतलब कि आपके पास फॉर एग्जांपल इनिशियल टर्म्स आ गई हैं लिटरेसी रेट की, तो अगर आप इस लिटरेसी रेट में, जिस तरह हमने कहा था सीक्वेंस की टर्म्स में, अगर आपको पैटर्न फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, इसी तरह अगर आप इस लिटरेसी रेट के डेटा में कोई पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप इसकी nth टर्म फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने इसकी nth टर्म फाइंड आउट कर ली, अब आपने क्या करना था, आपने कोई सोशल रिफॉर्म्स लेके आनी थी, और सोशल रिफॉर्म्स आपकी कुछ इस तरह की हैं कि उनका जो रिजल्ट आपको शो होगा वो 10 साल के बाद शो होगा, ठीक है।
मतलब कि अगर आपने पॉवर्टी ख़त्म करनी है तो आपके कुछ ऐसी सोशल रिफॉर्म्स लेके आते हैं कि आप कहते हैं कि जो इसका जो रिज़ल्ट आएगा, जो मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, वो मुझे 10 साल के बाद मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता से चीज़ें ट्रैवल करेंगी। और आपने देखना है कि अच्छा, चलिए मुझे बताएं कि 10 साल के बाद फिर आपके पास वहाँ उस कंट्री में लिटरेसी रेट क्या होगा। ठीक है, आपके पास लिटरेसी रेट का डेटा था, आपने वहाँ से nth टर्म फाइंड आउट कर ली। अगर अब आपने 10 साल के बाद लिटरेसी रेट देखना है, ठीक है, अब देखेंगे आप 4th ईयर में हैं, आपको अभी तक 10वें साल का पता ही नहीं है, तो अगर आपने 10 साल के बाद लिटरेसी रेट फाइंड आउट करना है तो इट्स मीन्स आपने एक 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो 10th टर्म फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ मैं क्या करूँगा कि आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी फार्मूला आ जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास फार्मूला है 2 + 7n। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इसमें n की जगह पुट कर देंगे 10, तो 2 + 7 मल्टीप्लाई बाय 10, आपके पास आंसर आ जाएगा 2 + 70। इट मीन्स यू विल गेट इट, दिस इज इक्वल टू 72। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं, अगर ये फार्मूला ये होता है, ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास ये फार्मूला, उस nth टर्म का फार्मूला ये बनता है, तो 10 सालों के बाद उस कंट्री का जो लिटरेसी रेट होगा वो 72% हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लिटरेसी रेट की फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह हम उस कंट्री के अंदर पॉवर्टी की बात कर सकते हैं कि कितने लोग उसके बाद पुअर की जो आपने रेशो बनाई है उससे नीचे हैं, कितनी उसमें फैमिलीज हैं, मीडियोकर फैमिलीज हैं, कितने उसमें एलीट क्लास है। ठीक है ना, मतलब आपके पास एलीट क्लास का डेटा आ जाता है, तो आप इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कितने लोग 10 साल के बाद इस कंट्री में एलीट होंगे। ठीक है, मतलब कि कितने लोग इसी में लले, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कितने लोग 10 साल के बाद इस कंट्री में पुअर होंगे। बात फिर वही है कि अगर आपके पास आप उन जो आपके पास इनिशियल टर्म्स गिवन है, इनिशियल आपके पास 3 या 4 साल का डेटा गिवन है, अगर आप उस इनिशियल 3 या 4 साल के डेटा में कोई पैटर्न फाइंड आउट कर लेते हैं, अगर पैटर्न फाइंड आउट कर लेते हैं तो इट मींस कि आपका जो लिटरेसी रेट होगा वो आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उस कंट्री की पॉवर्टी आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे आजकल वाटर क्राइसिस चल रही है, ठीक है ना, हम अगर वाटर क्राइसिस को आप देख लेते हैं कि पर्सन को कितना पानी अवेलेबल है, आप उसका कोई 4-5 साल का डेटा इकट्ठा कर लेते हैं और आप इस क्या करते हैं कि उस 4-5 साल के डेटा में अपने लिए उसको यूज़ करते हुए आप क्या करते हैं, आप उस 4-5 साल के डेटा को यूज़ करते हुए उसके अंदर कोई पैटर्न फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे आपने पैटर्न फाइंड आउट किया, वहाँ से आपके पास उस डेटा की nth टर्म आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि अगर इन 4 सालों में एक पर्सन के लिए इतना वाटर अवेलेबल है, तो आज से 50 सालों के बाद 5th टर्म जब आप निकालेंगे ना, 50 निकालेंगे, तो इसका मतलब है आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि आज से 50 सालों के बाद एक पर्सन को कितना वाटर अवेलेबल होगा इस कंट्री के अंदर। ठीक है, अब आप उससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अच्छा अगर 50 सालों के बाद उस पर्सन के लिए जो वाटर अवेलेबल है वो कम है, तो फिर आप अभी से अपने को इस तरह के रिसोर्सेज यूज़ करते हुए उसका जो वाटर लेवल है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अभी ज़रूरी तो नहीं है ना कि मतलब कि अब लेट्स सपोज अगर मैं जब मुझे 50 सालों के बाद जब मुझे वाटर क्राइसिस मिले तभी मैं कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करूँ, क्योंकि सोल्यूशन तो पहले से फाइंड आउट करने होते हैं। तो अगर मैं अभी से सोल्यूशन फाइंड आउट करूँ तो 50 साल जब तक आएगा, जब तक वो वाटर लेवल के क्राइसिस बढ़ेंगे, तब तक हम कोई ना कोई सोल्यूशन उसका फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, हम कोई ना कोई, अगर हम आज से कोशिश करना स्टार्ट करें तो हम इसी तरह से उसका डेटा फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि आपसे कहा जाता है कि जी अगर इसी तरह पाकिस्तान की आबादी बढ़ती रही, ठीक है ना, तो आज से 10 सालों के बाद या आज से 20 सालों के बाद आपके लिए जो खाने की कमी हो जाएगी पाकिस्तान में। ठीक है ना, पाकिस्तान में जो आपके पास मील है वो कम हो जाएगा। ओके, अब पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर है वो आपकी पूरी की पूरी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर पाएगी। उनको कैसे पता चले? उन्होंने भी ऐसे फाइंड आउट किया, उन्होंने पहले 3 या 4 या 5 साल का डेटा निकाला, या आप मैक्सिमम कह सकते हैं उन्होंने पहले जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर 2020 तक का डेटा फाइंड आउट किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन डेटा के दरमियान पैटर्न फाइंड आउट किया। उनको जैसे पैटर्न फाइंड आउट करना, मगर अगर आपको छोटी सी मतलब कि छोटी सी आप कह लें कि जनरल लेवल की सीक्वेंसेस है ना, तो पैटर्न फाइंड आउट करना आसान है, लेकिन जैसे डेटा एक्सटेंड करेगा तो पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए आपको प्रॉपर मैथमेटिशियंस हायर करना पड़ेगा। आपको पढ़ाने का मकसद ही ये है, ठीक है ना, ताकि आपको सीक्वेंस के बारे में पता हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स में जब डेटा फाइंड आउट करें तो उसके दरमियान पैटर्न फाइंड आउट कर लें। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैटर्न फाइंड आउट कर लिया। पैटर्न फाइंड आउट करने के बाद उन्होंने कहा कि एक पर्सन के लिए इतनी जो मील है वो रिक्वायर है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस डेटा को यूज़ करते हो जो आपने पैटर्न फाइंड आउट किया है, उस पैटर्न से जब आप अगले 10 साल का की टर्म निकालते हैं तो उसमें उन्होंने देखा कि इसमें तो जो एक पर्सन के लिए मील है वो कम हो गया है। ठीक है ना, मतलब कि हमारा जो कंट्री है, हमारे कंट्री की जो रिफॉर्म्स हैं उस पर्सन की मील की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो फिर उन्होंने पहले से प्रेडिक्ट कर दिया कि अगर भाई इसी तरह आबादी बढ़ती रही तो आपकी जो लेट्स सपोज मील की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाएंगी 10 साल के बाद और हमें मील की कमी हो जाएगी।
तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर हमें 10 साल के बाद पता चलेगा ना कि मतलब मील की कमी होगी, तो वो कहते हैं कि 10 साल अभी से रिफॉर्म्स लाना स्टार्ट कर दो, अभी से मतलब कि पॉपुलेशन कंट्रोल करो, दैट्स इट, जो भी रिफॉर्म ला सकते हैं वो अभी से रिफॉर्म लेके। तो मीन्स कि हमारा सीक्वेंस सीरीज़ का मेन मकसद ये है कि हम अगले जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले से प्रेडिक्ट करें और अभी से उनकी रिफॉर्म्स पे काम करना स्टार्ट करें, या ना ये ना हो कि हम 50 सालों के बाद जब हमें वो प्रॉब्लम फेस करें तब हम उस पर काम करना स्टार्ट करें। ओके अब इसी के तनाजुर में हम एक चीज़ देखते हैं कि फॉर एग्जांपल वो कहता है कि आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, ये बेसिकली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.1 का। वो कहता है राइट द फर्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब ये बिल्कुल उसके कन्वर्स चल रहा है। वहाँ पे हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि अगर आपके पास पहली 3 या 4 या 5 टर्म्स गिवन हो एक सीक्वेंस की, तो अब से आप nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके पास nth टर्म गिवन है, तो उस सीक्वेंस की पहली 4 टर्म्स फाइंड आउट करें। तो पहली 4 टर्म्स उसकी क्या होंगी कि इट मीन्स मुझे फाइंड आउट करना है, मैं इसके सोल्यूशन पे जाऊँ तो मुझे 3 चीज़ें फाइंड आउट 4 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। मुझे A1 फाइंड आउट करना है, मुझे A2 फाइंड आउट करना है, मुझे A3 फाइंड आउट करना है, एंड सिमिलरली मुझे फोर्थ टर्म भी उसने कहा है ना पहली फोर्थ, तो इसका मतलब मुझे A4 भी फाइंड आउट करना है। सिंपल सी चीज़ है, A1 फाइंड आउट करना है ना, तो इसमें सिंपल आप n की जगह 1 पुट कर दो। जब मैं n की जगह 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास सीक्वेंस बनती है 2 पावर 1 माइनस 3। सिमिलरली अगर मैं n की जगह 2 प्लग इन करता हूँ तो मेरे पास बनती है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3। सिमिलरली 3 पुट करता हूँ तो मेरे पास बनती है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3। सिमिलरली 4 प्लग इन करता हूँ तो मेरे पास बनती है 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 एंड दैट्स इट। दिस इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3, हमारे पास आंसर आ जाएगा -1। सिमिलरली दैट वन विल बी 4 माइनस 3, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। Similarly, that one will be 6 minus 3. We will get the answer is basically equals to 3. And similarly, we will get it. This one will be 8 minus 3. Sorry, 8 minus 3, and the answer will be 5. अब बिल्कुल ये उसकी उल्टा। हमने कहा था कि अब जब हमने स्टार्ट में बात की, हमने कहा था कि अगर आपके पास स्टार्ट में डेटा गिवन हो उसे आप nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे nth टर्म गिवन थी, मतलब कि उसने कहा कि आपके पास फॉर एग्जांपल nth टर्म गिवन है, इस nth टर्म को यूज़ करते हुए मुझे बताएं। फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल उसी तरह बात करते हैं कि मतलब कि आप कहते हैं कि आपके कंट्री में लिटरेसी रेट की बचने बात कर लेते हैं, ठीक है ना, या पॉवर्टी की बात कर लेते हैं। वो कहता है कि आपकी जो पॉवर्टी की जो आपके पास सीक्वेंस बनी है ना, वो ये सीक्वेंस थी, ठीक है ना। फिर हम कह सकते हैं कि अच्छा फिर हिस्ट्री का स्टूडेंट जाता है, वो कहता है चले मैंने हिस्ट्री डिस्कस करनी है, मुझे बताएं कि अगर आपने nth टर्म सोशियोलॉजी के पास स्टूडेंट के पास एक हिस्ट्री का स्टूडेंट जाता है, वो कहता है चले मुझे बताएं अच्छा आपने अगर अब आपके पास पॉवर्टी इस कंट्री में पाकिस्तान में पॉवर्टी लेवल ये है, तो मुझे बताएं कि पहले साल जब से आपने स्केलिंग स्टार्ट की थी, जब से आपने डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया था, तो मुझे बता दें उस वक्त आपकी पाकिस्तान में पॉवर्टी कितनी थी। आप कहेंगे कि सिंपल आपने अगर फार्मूला निकाला होगा, आप उस फार्मूला में सिर्फ n की जगह 1 प्लग इन करेंगे, आप कहेंगे उसमें आपके पास -1% थी, ठीक है ना। -1% मीन कि पॉवर्टी थी नहीं, ठीक है ना, माइनस में जा रही थी। उसके बाद आप कहेंगे कि सेकंड ईयर में आपकी जो पॉवर्टी है वो 1 हो गई, थर्ड ईयर में पॉवर्टी 3% हो गई, फिर पॉवर्टी लेवल 5% हो गया, मतलब कि पॉवर्टी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो वो कहेगा कि फिर देखेंगे कि अच्छा पॉवर्टी बढ़ रही थी, क्या प्रॉब्लम आई, किस वजह से पॉवर्टी बढ़ रही थी, क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं ताकि ये पॉवर्टी लेवल कम से कम हो सके। दैट्स इट। इसी तरह से मतलब कि अगर आप देखें ना कि हमारे पास मुझे पूरा का पूरा डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे ये नहीं था कि मैं पहले साल का डाटा भी कलेक्ट करूँ, दूसरे साल का डाटा भी कलेक्ट करूँ, तीसरे साल का डाटा भी कलेक्ट करूँ, चौथे साल का डाटा भी कलेक्ट करूँ। मतलब अगर ये तो सिंपल था ना 4 सालों का, अगर मेरे पास 1000 सालों का डाटा भी कलेक्ट करना हो तो मैं 1000 सालों का डाटा कलेक्ट नहीं करूँगा। अगर मेरे पास सिंपल ये nth टर्म आ जाएगी तो वो कहेगा अच्छा मुझे बता दें कि मतलब कि 500 ईयर्स में जाके पॉवर्टी क्या है, तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ n की जगह 500 प्लग इन करेंगे, जो भी आ जाएगा आप कहेंगे इतनी पॉवर्टी थी, इतने लो पुअर थे, दैट्स इट, ठीक है। तो मतलब कि मुझे पूरा डाटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। देखें ना, अगर आपके पास 1000 सालों का डाटा कलेक्ट करना तो आप कहेंगे पहले साल इतनी थी, दूसरे साल लेट्स सपोज 5 थी, तीसरे साल 6 थी, चौथे साल आपके पास 7 थी, इस तरह आपको 1000 लाइनें लगानी पड़ेंगी, ठीक है। अगर आप सिंपल आप उनके दरमियान पैटर्न फाइंड आउट करके nth टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपको ये पूरी 1000 लाइनें लगानी पड़ेंगी, आपको पूरा पेज नहीं भरना पड़ेगा, सिर्फ एक लाइन के अंदर आप बल्कि करोड़ों सालों का डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं, करोड़ों सालों का डाटा सेव कर सकते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन है। वो कहता है कि फाइंड द फर्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, के इस सीक्वेंस की फर्स्ट फोर्थ टर्म फाइंड आउट करें। फिर वही बात
कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कहते हैं कि किसी भी ये सोशल रिफॉर्म्स के लिए डेटा हमने कलेक्ट किया है पाकिस्तान में, किसी भी एक प्रॉब्लम का डेटा है, ठीक है ना। पाकिस्तान में ये कलेक्ट कर लेते हैं कि पाकिस्तान में एयर पोल्यूशन कितनी है, तो एयर पोल्यूशन का डेटा हमारे पास है और उसकी nth टर्म उसने फाइंड आउट कर दी, ठीक है ना। अब वो कहता है कि मुझे बताएं कि पहले ईयर में पोल्यूशन कितनी थी, दूसरे ईयर में पोल्यूशन कितनी थी, तीसरे ईयर में पोल्यूशन कितनी थी। तो हम कहते हैं सिंपल, आप अगर पहले ईयर में पोल्यूशन फाइंड आउट करनी है तो उसने कहा है ना फर्स्ट 4, तो A1 फाइंड आउट करना है, सिमिलरली फिर A2 फाइंड आउट करना है, सिमिलरली A3 फाइंड आउट करना है एंड सिमिलरली A4 फाइंड आउट करना है। तो A1 फाइंड आउट करने के लिए सिंपल आप क्या करें, इस टर्म में n की जगह 1 प्लग इन कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 पावर 1 प्लस 1। इसको सॉल्व आउट करता हूँ, हमारे पास आंसर आता है 1/3। सिमिलरली हमारे पास A2 फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास डेटा आता है 2/2 into 2 plus 1, I will get this is equals to 2/4 plus 1 and this is equals to 2/5। अब ये परसेंटेज में हो सकता है, ठीक है ना। और सिमिलरली अगर थर्ड ईयर का डेटा फाइंड आउट करना है तो आई विल गेट दिस वन विल बी इक्वल्स टू 3/n की जगह 3 प्लग इन कर देंगे, 2 multiplied by 3 plus 1, I will get this is equals to 3/2 multiplied by 3 is 6 plus 1 and I will get this is equals to 3/7। Similarly I will get it A4 है, A4 is basically equals to n की जगह 4 प्लग इन करेंगे, डेटा हमारे पास आ जाएगा 4/2 multiplied by 4 plus 1, I will get this is equals to 4/2 plus 4 is 8 plus 1 and this is equals to 4/9। अब सिमिलरली वो कह सकता है अगर ये पोल्यूशन का डाटा था कि ये आपकी एयर में कितने परसेंट पोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, वो कहता है फर्स्ट ईयर में 1/3% थे, उसके बाद 2/5 हो गए, ठीक है ना। मतलब कि 1/3 का मतलब ये है कि अगर टोटल एयर 3 है ना उसमें 1% पोल्यूशन है, ठीक है ना। मतलब कि अगर आप टोटल एयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, 1 2 3, तो उसका होता है वो उसका एक पार्ट जो है ना वो पोल्यूशन है, ठीक है ना। सिमिलरली सेकंड पे वो कहता है कि अगर आपके पास 2/5 है, इसका मतलब अगर आप टोटल एयर को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं 1 2 3 4 5, तो उसको कहता है कि इसका 2% जो है ना, इस पूरी पॉपुलेशन का 2% जो है वो पोल्यूशन है। सिमिलरली वो कहता है अगर 3 में 7 में डिवाइड कर लेते हैं थर्ड ईयर में उसका जो 3% होगा वो पोल्यूशन होगी। सिमिलरली वो कहता है अगर उसको 9 में चौथे ईयर में जाकर अगर उसको 9 में डिवाइड कर लेते हैं तो 9 में जो 4 पार्ट होंगे वो पोल्यूशन होगी, ठीक है। मतलब अब देखेंगे आपकी पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ रही है सेटा के अकॉर्डिंग, क्लियर। ओके, तो बच्चे नेक्स्ट हमारे पास आता है, वो कहता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास इसी तरह के क्वेश्चन आ जाता है, वो कहता है राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। मतलब आपके पास यहाँ पे भी एक सीक्वेंस गिवन है, वो कहता है इस सीक्वेंस की फर्स्ट 4th टर्म फाइंड आउट करें। ये सीक्वेंस थोड़ी सी डिफरेंट है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एक क्लास में कराने के लिए इसको चूज़ किया है, ठीक है। कहता है फर्स्ट 4th टर्म फाइंड आउट करें। अगर आप सीक्वेंस देखते हैं तो सीक्वेंस आपके पास कुछ गिवन है an - an-1 इज इक्वल टू n+2, और यहाँ पे A1 जो फर्स्ट टर्म है ना उसने A1 इज इक्वल टू 2 उसने खुद से दे दी है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म तो हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि मुझे A1 A2 A3 A4 फाइंड आउट करना था ना, तो A1 फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं, A1 उसने खुद ही दे दिया है कि A1 इज इक्वल टू 2। अब देखना है कि A1 उसने दिया क्यों है, खुद उसने क्यों दे दिया भाई, ठीक है ना। इसको भी देखते हैं, ठीक है ना। मतलब कि पहले साल का डेटा उसने खुद से हमें क्यों प्रोवाइड कर दिया, जैसे कि जितनी भी हमने लास्ट में सीक्वेंस फाइंड आउट की हैं उसका फर्स्ट साल का डेटा भी तो हम फाइंड आउट खुद से करते आए हैं ना। तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन में क्यों दे दिया, आप देखते हैं कि हम अगर मैं सेकंड ईयर का डेटा फाइंड आउट करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पूरी सीक्वेंस में n की जगह 2 प्लग इन करना पड़ेगा ना। तो मैं जब n की जगह 2 प्लग इन करता हूँ तो बच्चे मेरे पास सीक्वेंस बनती है A2 माइनस A पावर 2 - 1, दिस इज इक्वल्स टू n2 है एंड दैट वन विल बी 2 + 2, दैट्स इट। अब जरा इसको और से देखिएगा, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ बच्चे, A2 हमारे पास आ जाएगा A2 माइनस और 2 - 1 क्या होगा, A1 होगा ना। दिस इज इक्वल्स टू 2 + 2 इज बेसिकली 4। अब आप यहाँ पे देखिए बच्चे, A2 तो मुझे फाइंड आउट करना है लेकिन यहाँ पे A1 भी आ गया ना। अब A1 की वैल्यू क्या थी, A1 की वैल्यू अगर आपने फाइंड आउट नहीं की होगी, उसने क्वेश्चन में नहीं दी होगी, तो A1 की वैल्यू तो मैं प्लग इन ही नहीं कर सकता। लेकिन क्वेश्चन में उसने हमें दिया था कि जो A1 की वैल्यू है वो 2 है, तो मैं जहाँ पे A1 की वैल्यू प्लग इन करता हूँ तो मेरे पास टर्म बनती है A2 माइनस A1 की वैल्यू 2 थी, दिस इज इक्वल्स टू 4। तो टर्म हमारे पास आई A2 इज इक्वल्स टू -2 प्लस हो गया 4 + 2,
दिस इज इक्वल टू 6। दैट्स इट। इसी तरह इसको थोड़ा सा और प्रोसीड करते हैं बच्चे। सेकंड टर्म आ गई ना, इसकी अगर मैं थर्ड टर्म पे जाता हूँ बच्चे, मैं यहाँ पे लेट्स सपोज थोड़ी सी जगह कमी की वजह से मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं n की जगह थर्ड प्लग इन करूंगा ना सीक्वेंस के अंदर, तो मैं थर्ड 3 प्लग इन करता हूँ तो बनती है सीक्वेंस बनती है A3 माइनस A3 माइनस 1 इज इक्वल टू n की जगह 3 प्लग इन करेंगे 3 प्लस 2, हमारे पास सीक्वेंस बनेगी A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज 5। अब A2 हमारे पास क्या था, A2 6 था, आई विल पुट इट दिस इज इक्वल टू A3, A2 की वैल्यू 6 आ रही थी, मैं सेकंड प्लग इन करूंगा, दैट वन विल बी दिस इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास ओवरऑल सीक्वेंस बनेगी A3 इज इक्वल टू 5, 6 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 6 प्लस 5 एंड दिस इज इक्वल टू 11। दैट्स इट। इसी तरह से अब मैंने फर्स्ट गिवन थी, सेकंड फाइंड आउट कर ली, थर्ड भी फाइंड आउट कर ली, फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म्स में n की जगह 4 प्लग इन करेंगे, तो हमारे पास 4 प्लग इन करने से सीक्वेंस बनेगी A4 माइनस A4 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 2। ओके, दैट्स इट। अब जो सीक्वेंस बनेगी दैट वन विल बी A4 माइनस A3 equals to 4 plus 2 is basically 6. So we will get it A4 माइनस A3 की वैल्यू हमें कहाँ पे गिवन थी, हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया ना A3 की वैल्यू, तो A3 क्या आया था, A3 11 आया था, 11 प्लग इन करूँगा, दिस इज इक्वल टू 6। तो A4 हमारे पास बच्चे वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस 11, दिस इज इक्वल टू 17। तो बेसिकली इस तरह से हम इसकी फोर्थ टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट उसने दी थी, सेकंड हमने फाइंड आउट कर ली, थर्ड हमने फाइंड आउट कर ली और फोर्थ भी हमने फाइंड आउट कर ली। सिमिलरली कुछ आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कहता है कि इसलिए भी हमारे पास 6.1 का क्वेश्चन है, वो कहता है कि डेटा आपके पास गिवन है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। वो कहता है सीक्वेंस गिवन है, इस सीक्वेंस के अंदर जो इंडिकेट टर्म की गई है ना उसको फाइंड आउट करें। हम देखें इस सीक्वेंस के अंदर कौन सी टर्म्स को इंडिकेट किया गया, A7 को, तो इसका मतलब है कि स्टार्ट का डेटा गिवन है 1 2 3 4th ईयर का डेटा, पहले 4 सालों का डेटा गिवन है, वो कहता है 7 ईयर का डेटा फाइंड आउट कर ले, मतलब कि 7 ईयर में आपके पास इस कंट्री के अंदर लेट्स सपोज पोल्यूशन कितनी होगी, कितने परसेंट पोल्यूशन होगी, कितने परसेंट आपके पास कोई भी डेटा हो सकता है, ठीक है ना, पॉवर्टी कितनी होगी, लिटरेसी रेट कितना होगा, कोई भी डेटा हो सकता है, आपके पास इस कंट्री के अंदर बेगर्स कितने होंगे, ठीक है ना, वो कहता है ये डेटा फाइंड आउट करें। तो हम क्या करेंगे, अब इसके मैं सोल्यूशन पे जाता हूँ बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे आप देखें कि हमें क्या करना है, हमें देखना है कि अभी तक हमारे पास nth टर्म नहीं गिवन, ठीक है, वहाँ पे तो हमारे पास nth टर्म गिवन थी ना, हम nth में n की जगह कोई वैल्यू प्लग इन करते थे, उससे आल का डेटा फाइंड आउट कर लेते, मतलब अगर मुझे A7 फाइंड आउट करना था तो मैं n की जगह 7 प्लग इन करके वो डेटा फाइंड आउट कर लेते। तो अब यहाँ पे nth टर्म नहीं गिवन, मतलब कि सिंपल डेटा गिवन है, अभी तक हमारे पास आप कह लें कि रफ टाइप में डेटा गिवन है, मैंने इस डेटा पे अभी तक कोई वर्क नहीं किया, कोई वर्क नहीं किया मींस कि हमने इसकी nth टर्म फाइंड आउट नहीं की, मैंने इनके दरमियान पैटर्न अभी तक ढूंढा ही नहीं। अब आपके क्या करना है, आपने इनके दरमियान पैटर्न ढूंढना है, पैटर्न आपने रफ वर्क में ढूंढना है बच्चा। पैटर्न में अगर आप इसको देखते हैं बच्चे, देखिए फॉर एग्जांपल आप देखें कि आपके पास इसमें जो पैटर्न है ना, अगर मैं इसको थोड़ा सा रफ वर्क में यहाँ पे आपके पास सॉल्व आउट करूँ तो मेरा जो मुझे नज़र आ रहा है वो पैटर्न ये है कि आपके पास जो फर्स्ट टर्म है ना वो ये है कि आपके पास 1 है, 1 को मैं लिख सकता हूँ ना 1/1, दैट, तो फर्स्ट टर्म 1 थी। सेकंड टर्म में मैंने क्या किया बच्चे कि जो मेरे पास ये ऊपर वाला 1 है ना, इसमें मैंने 2 को ऐड कर दी, तब इसमें मैं 1 में मैंने 2 को ऐड किया तो ये 3 बन गया, और नीचे वाला जो 1 था ये वाला, इसमें मैंने 1 को ऐड कर दिया तो ये बन गया 2, ठीक है। सिमिलरली ये तो था ना A1 थी, A2 में मैंने क्या किया, मैंने इस तरह ऐड कर दी। A3 में मैंने क्या किया बच्चे कि फिर वही पैटर्न यूज़ करूँगा कि ऊपर वाले में 2 ऐड किया था, नीचे वाले में 1 ऐड किया था, ऊपर वाले में 2 ऐड किया तो 3 में 2 ऐड किया 5 हो गया, और नीचे वाले 2 में 1 ऐड किया तो वो 3 हो गया, बिल्कुल ठीक है ना। I'm sorry माई मिस्टेक, ठीक है ना। इसमें मैंने ऐड किया मैंने इसमें फॉर एग्जाम्पल 1 ऐड नहीं किया, इसमें हमने पहले में 1 ऐड किया था, यहाँ पे हमने 2 ऐड कर दिया, तो ये 2 में 2 ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। जो फोर्थ टर्म बनती है उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो ऊपर वाली टर्म है 5 है, उसमें मैं फिर 2 ऐड करता हूँ, 5 में 2 ऐड किया तो 7 आ गया, और नीचे वाली जो टर्म है, ठीक है, A4 है, ठीक है, अब उसमें क्या करूँगा कि नीचे वाली टर्म में पहले देखें ना, हमने इसमें 2 ऐड किया था तो ये आ गया, फिर 4 ऐड किया था तो ये आ गया, अब इसमें मैं मतलब कि पहले मतलब 2 ऐड किया था
फिर 4 ऐड किया था, ठीक है, I'm sorry, पहले 1 ऐड किया था, फिर 2 ऐड किया था। अब आगे मैं क्या करूँगा कि इसमें मैं 4 ऐड कर दूँगा, 4 ऐड करूँगा तो आंसर क्या आएगा 8। अब पैटर्न क्या बन रहा है, पैटर्न कुछ इस तरह से बन रहा है कि जो मेरे पास ऊपर वाली टर्म्स है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को क्लियरिफाई करना चाहूँगा। लेट मी चेंज द कलर। ओके, अच्छा पैटर्न कुछ इस तरह से बन रहा है कि हमारे पास ऊपर वाले टर्म्स में, इसमें 1 में मैं 2 ऐड करूँगा तो ये ऊपर अगली वाली टर्म आ जाएगी, सिर्फ न्यूमिनेटर की बात करें, ऊपर वाली टर्म्स की बात करें, ठीक है। और इसी तरह 3 में 2 ऐड करूँगा तो 5 आ जाएगा, और इसी तरह 5 में 2 ऐड करूँगा तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब है ऊपर वाली टर्म में 2 ऐड करने से नेक्स्ट टर्म आ जाती है। वेरी गुड, दैट्स इट। इसको रेस करते हैं। अब बात करते हैं जो आपके पास फ्रैक्शन से नीचे वाली टर्म है। 1 था, पहले उसमें मैंने 1 ऐड करके 2 ले लिया, ठीक है। फिर मैंने क्या ऐड किया, मैंने उसमें 2 ऐड करके 4 ले लिया, और फिर उसमें मैंने क्या किया, मैंने उसमें 4 ऐड करके 8 ले लिया, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, 1 से स्टार्ट किया, फिर 2 किया, फिर 2 का डबल कर दिया, वो 4 हो गया। अब आगे क्या करेंगे कि हमारे पास 4 का मैं डबल कर दूँ, ठीक है। 4 का डबल कितना होगा, 8 होगा ना। इसका मतलब है कि मैं डबल नीचे वाले में मैं डबल ऐड कर रहा हूँ, और ऊपर वाले में एक मैं प्रॉपर नंबर 2 ही ऐड करी जा रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि 4th टर्म तो आ गई ना। अब जो हमारे पास 5th टर्म आएगी, A5 आएगा, वो मैं क्या करूँगा कि ऊपर वाली टर्म 7 थी ना, इसमें मैंने 2 ऐड करूँगा तो 7 + 2 मेरे पास कितना आ जाएगा, 7 + 2 ऐड कर दूँगा। और जो नीचे वाली टर्म होगी वो मैं क्या करूँगा, 8 था ना, मतलब कि हमने यहाँ पे 4 ऐड करके 8 लिया था। अब 4 का मतलब कि 1 था, 1 का डबल किया, 2 ऐड कर दिया, 2 का डबल 4 ऐड कर दिया, 4 का डबल कितना होगा, 8 होगा। इसका मतलब है 8 में मैं 8 ही ऐड, आंसर आएगा हमारे पास 7 + 2 इज 9 एंड 9 + 8 + 8 इज बेसिकली 16। दैट्स इट, ठीक है। क्या ऐड किया था, 8 ऐड किया था ना। अब जो हमारे पास 6 टर्म आएगी, फिर वही चीज़ कि ऊपर वाली टर्म में तो 2 ही ऐड करना है ना, तो 9 में 2 ऐड करूँगा। और नीचे वाली टर्म है उसमें हम क्या कर रहे थे, पहले 4 ऐड किया था, 4 का हमने डबल 8 ऐड किया था। अब अगली वाली टर्म के लिए 8 का डबल 16 ऐड करना पड़ेगा ना, तो मैं क्या करूँगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 + 16, that one will be equals to 9 + 2 is basically 11 over 32। हमारे पास 6 टर्म आ गए, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें 7th टर्म चाहिए, ठीक है ना। तो 7th टर्म A7 में फाइंड आउट करूँगा, आई विल गेट इट। हमारे पास क्या आएगा बचा कि हमारे पास अब बिल्कुल वही बात कि ऊपर वाले टर्म में तो 2 ही ऐड कर रहे हैं, तो 11 में 2 ऐड कर दूंगा। और नीचे वाले टर्म में 8 ऐड किया था, 8 में पास 16 ऐड किया था, 16 का डबल कितना होगा, 32। इसका मतलब है नीचे वाले टर्म में 32 ऐड करूँगा, मेरे पास टर्म आ जाएंगी 32। एक 32 यहाँ से आया, अब इसमें मैं जो चीज़ ऐड कर रहा हूँ वो चीज़ आ जाएगी, वो 32 ऐड करना है, तो 32 + 32 इज बेसिकली आई विल गेट इट दिस। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11 + 2 इज 13, 13 over 32 + 32 इज बेसिकली 64। तो इट मीन्स कि जो हमें टर्म चाहिए थी 7th टर्म, वो हमारे पास A7 आ गई है, और वो 7th टर्म हमारे पास आई है A7 इज बेसिकली इक्वल्स टू 13 over 64। ये बेसिकली हमने क्या किया, हमने इसके दरमियान पैटर्न देखा है कि पैटर्न किस तरह से है। दैट्स इट। इस तरह हमने पैटर्न फाइंड आउट करके उसकी 7th टर्म को फाइंड आउट कर लिया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में वो बात करता है, वो कहता है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। यहाँ पे भी वो यही बात कर रहा है, वो कहता है कि आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है, इस सीक्वेंस के अंदर जो इंडिकेटेड टर्म है A8 है, इसको फाइंड आउट करें। लेट्स सी। इसके मैं सोल्यूशन पे जाता हूँ बच्चे, फिर वही बात कि हमें पैटर्न फाइंड आउट करना है। इसकी जो फर्स्ट टर्म है ना, मैं यहाँ पे रफ वर्क में लिखूँ तो फर्स्ट टर्म थी 1, सेकंड टर्म भी 1 है, थर्ड टर्म क्या है, वो आपके पास -3 है, फोर्थ टर्म क्या है, वो आपके पास 5 है, जो आपके पास 6th टर्म है वो आपके पास फॉर एग्जांपल -7 है, जो आप सॉरी 5th टर्म है वो आपके पास -7 है, जो आपके पास 6th टर्म है वो आपके पास 9 है। अब देखते हैं क्या चल रहा है, ठीक है ना। 1 था, दूसरी भी 1 आ गई, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है। सेकंड पे देखते हैं कि 1 में उसने 2 ऐड किया, 3 आ गया, ठीक है ना। माइनस और प्लस को इंक्रीमेंट के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब आप देखें कि वो क्या कर रहा है, वो 1 लिख रहा है, उसके बाद 3 लिख रहा है, उसके बाद 5 लिख रहा है, उसके बाद 7 लिख रहा है, उसके बाद 9 लिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके पास इवन दो यहाँ पे ऑड नंबर्स लिख रहे हैं। ऑड नंबर्स कौन से होंगे, मतलब 1 2 3 5 6 9
ओके तो बेसिकली इसमें हमने क्या किया कि इसमें वो आपके पास ऑड नंबर्स लिखा है। वन फर्स्ट टर्म तो उसने आई, वन को वन उसमें फर्स्ट टर्म है तो कोई चेंज नहीं किया फर्स्ट और सेकंड में। उसके बाद उसने क्या किया, वन के बाद उसने -3 लिख दिया, 3 के बाद उसने 5 लिख दिया, 5 के बाद उसने अगला ऑड 7 लिख दिया, 7 के बाद अगला ऑड क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, तो हमारे पास जो इसका मतलब है 7 टर्म आएगी वो अगला ऑड आ जाएगा, 9 के बाद अगला ऑड 11 आएगा। ठीक है। और सिमिलरली उसके बाद क्या आ जाएगा, जो हमारे पास 8th टर्म आएगी वो अगला ऑड आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 30। ठीक है। अब इसके साथ वो प्लस और माइनस भी लगा रहा है। बच्चे आप देखें कि आपके पास जो फर्स्ट टर्म थी ना, लुक एट दिस, जो फर्स्ट टर्म थी वो तो एज इट इज़, उसको तो हमने चेंज नहीं किया। सेकंड टर्म में उसके पहले प्लस लिया। ठीक है, मतलब कि पहले और सेकंड साल में कोई चेंज नहीं है। उसके बाद पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ है। पैटर्न इन दैट सेंस है कि आपके पास जो सेकंड ईयर का डाटा था उसमें 1 आ गया, ठीक है, प्लस के साथ आया। उसके बाद अगला ऑड आ गया लेकिन माइनस के साथ आ गया, फिर अगला ऑड आया लेकिन प्लस के साथ आया, उसके बाद अगला ऑड माइनस के साथ आ गया। इसका मतलब है कि ऑड नंबर्स जा रहे हैं और प्लस माइनस की शफलिंग के साथ चल रहे हैं। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो 6 ईयर का डाटा है ना वो 9 है, वो प्लस के साथ है ना। तो अब ये प्लस आ गया, इसका मतलब अगला 9 से जो 7th टर्म आएगी वो 9 माइनस के साथ आएगी ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास A7 आएगा वो आ जाएगा -11 क्यों आएगा कि 9 के अगला हमारे पास जो इवन है ऑड नंबर है वो 11 है, और चूंकि 9 पॉजिटिव में था हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव की शफलिंग चल रही है, तो इट मीन्स हमारे पास A7 जो होगा वो -11 हो जाएगा। सिमिलरली जो हमारे पास इससे अगली वाली टर्म आएगी A8 आएगा, डेट वन विल भी हमारे पास अगला ऑड आ जाएगा, और अगला ऑड क्या है वो 13 है। फिर वही प्लस माइनस की शफलिंग चल रही है। A7 माइनस में था तो इसका मतलब है 8 ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव में होगा ना, तो इस तरह 13 ही रहेगा, एंड दैट वन विल बी द 8th टर्म। हमें यही टर्म फाइंड आउट करनी थी। ओके बच्चे, नेक्स्ट बच्चे हमारे पास बेसिकली है कि आपके पास वो कहता है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द फॉलोइंग 6। अब यहाँ पे भी बिल्कुल वही बात कर रहा है कि आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है। ठीक है, वो कहते हैं सीक्वेंस की जो आपके पास nth टर्म है ना, जो इंडिकेटेड टर्म है, सॉरी 7th टर्म है, वो 7th टर्म फाइंड आउट करनी है। फिर वही बात कि हमारे पास ये एक रफ सा डाटा गिवन है, हमारे पास कोई पैटर्न नहीं है, हमारे पास nth टर्म नहीं गिवन हमारे पास, तो हम मतलब कि 7th ईयर का जो डेटा है, जो 7वें साल जाकर उसका डेटा आएगा, वो इस तरह फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक पैटर्न रफ वर्क में इसका पैटर्न ड्रा करना पड़ेगा। तो पैटर्न हम कुछ तरह ड्रा करते हैं। वो कहते हैं कि आपके पास जो फर्स्ट टर्म है ना वो आपके पास फॉर एग्जाम्पल उसने 2 दी है, सेकेंड टर्म उसने हमें कहा है कि वो आपके पास 6 है, थर्ड टर्म वो कह रहा है कि आपके पास 11 है, जो फोर्थ टर्म है वो आपके पास 17 है। अब इसको सोच के जब मुझे पैटर्न ड्रा करना है तो बच्चे पैटर्न जो मेरे माइंड में पैटर्न आ रहा है वो यही हो सकता है कि फॉर एग्जांपल लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, जो पैटर्न बन रहा है बच्चे, वो पैटर्न ये बन रहा है कि फॉर एग्जांपल जब आप 2 में 4 ऐड करते हैं ना तो आपके पास 6 आ जाता है। फिर आप 6 में जब आप 5 ऐड करते हैं तो आपके पास 11 आ जाता है, और 11 में जब आप 6 ऐड करते हैं तो आपके पास 17 आ जाता है। इसका मतलब है कि 4 से स्टार्ट किया, फिर उसमें एक नंबर एक्स्ट्रा करके ऐड कर दिया, फिर 5 में एक एक्स्ट्रा करके ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये टर्म लगा। इसका मतलब है कि अगर मुझे 5th टर्म चाहिए ना तो मैं क्या करूँगा कि 17 में मुझे 7 ऐड करना पड़ेगा। तो जब 17 में 7 ऐड करूँगा मेरे पास आंसर आ जाएगा 24। सिमिलरली जो A6 आएगी, A6 में अगर यहाँ पर मैंने 7 ऐड किया तो 24 में मुझे 8 ऐड करना पड़ेगा। जब मैं 8 ऐड करूँगा आंसर आ जाएगा 32। एंड सिमिलरली जो मेरे पास A7th टर्म आएगी वो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे 8 ऐड किया तो यहाँ पे मुझे 9 ऐड करना पड़ेगा। तो 39 में 32 में जब आप 9 ऐड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 41। तो इट मीन्स जो हमारे पास टर्म जो हमने खुद से फाइंड आउट की है वो हमने A5 फाइंड आउट किया है। A5 आपके पास आ गया 24। सिमिलरली आपने A6 फाइंड आउट किया है, A6 आपके पास आ गया 32। और जो हमारे पास लास्ट टर्म जो हमें एग्जैक्ट चाहिए थी, 7th ईयर का डेटा चाहिए था, वो A7 आपके पास आ गया है 41। एंड दैट्स इट। हमें ये A7 फाइंड आउट करना था। दैट्स इट, हमसे यही चाह रहा था। ओके, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। बेसिकली बच्चे आपके पास हम एक्सरसाइज 6.1 कर रहे थे। 6.1 के राउंड अबाउट जितने भी क्वेश्चन इसमें जिस टाइप के भी क्वेश्चन है मैंने हर टाइप का क्वेश्चन करवा दिया है। बाकी जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं वो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप लोगों ने इनको ट्राई करना है, ठीक है। और ट्राई करके इसको पेपर में एक एज अ असाइनमेंट लेके आप लोगों ने मुझे सबमिट